लिबरलाइजेशन। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, लिबरलाइजेशन या मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, आपसे एक एडवाइस है कि ये चार्ट जरूर ड्रॉ करना। 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, उस समय के फिनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने 24 जुलाई 1991 और बाद में अगस्त में भी नया इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। उसमें तीन भाग है, इसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, एल पी और जी। सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन देखते हैं। नाउ लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट? मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर टेकिंग डिसीजंस। उस समय फ्रीडम क्यों नहीं था? लेट अस अंडरस्टैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश में करीबन 200 साल राज किया। आज़ादी के बाद अपने जो गवर्नमेंट्स थे, जिसमें यू कैन से पंडित जी नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाया। मीनिंग व्हाट? ये लोग बाहर के कंपनीज को आने ही नहीं देते थे। और एट द सेम टाइम जो कंपनीज था उनको भी फ्रीडम नहीं था। साल में इतने ही गुड्स बनाने हैं, बजाज को इतने ही स्कूटर्स बनाने हैं, टाटा स्टील को इतना ही टीपीए, टन्स पर एनम स्टील बनाना है। तो एक प्रकार के बेड़ियों से बांध के रखा था। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ओनर्स कोई भी आजाद नहीं था। एक समय इंडिया में टैक्स था, 97.5% इनकम टैक्स था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसलिए जरूरत है कि यदि बहुत टाइट कर दिया इकोनॉमी को, तो फिर लोग चोरी चकारी करते हैं, टैक्स नहीं भरते, और कंपटीशन भी फ्री होना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में कुछ कंपनीज आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ हर जगह पे लाइसेंसेस हो। तुमको फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकालना है तो इंस्पेक्टर आएगा गवर्नमेंट का, वो साइन करेगा उस तुम्हारे गेट पास को, उसके बाद ही गुड्स निकल सकता है। खुद से तुम गुड्स निकाल सकते नहीं थे। ये सब बात कर रहा हूँ मैं 1991 के पहले की। लिबरलाइजेशन एक ऐसा स्टेप था जहाँ पे गवर्नमेंट ने बैरियर्स को पूरे तरीके से तो नहीं हटाए, लेकिन काफी हद तक कम कर दिए वो रुकावटें जो गवर्नमेंट ने खुद ने लाया था, जिसकी वजह से अपने देश के कंपनीज, टैलेंट तो था लेकिन आउटपुट गवर्नमेंट की वजह से ही लिमिटेड था। अब बजाज स्कूटर का वेटिंग पीरियड 10 साल था। वो एक और फैक्ट्री डाल के कर सकता था बट परमिशन नहीं मिलता था। टेलीफोन के लिए 5 साल का वेटिंग था। अभी ये सब प्रॉब्लम नहीं रहा। तुम आज टेलीफोन के लिए अप्लाई करोगे तो तुमको कल मिल जाएगा, इतना फास्ट हो गया है। बजाज स्कूटर आज नहीं, अभी जाओगे 1 घंटे के अंदर तुमको, स्कूटर तो खैर बंद हो गया, बाइक मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले लिबरलाइजेशन में, अंडर द policy of liberalization, commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market forces of demand and supply. अभी जो इंटरेस्ट रेट थे कमर्शियल बैंक्स के, फर्क समझो। बैंक्स का राजा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक से तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक्स हैं। ये लोग अपने मन से इंटरेस्ट रेट भी नहीं रख सकते थे। आरबीआई तय करता था कि ये तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। अभी तो एफ फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, जिसको जो इंटरेस्ट रखना है वो रखेगा। तुमको एसबीआई का मिलेगा 3%, कोटक महिंद्रा का मिलेगा 5.5%, किसी का 6, किसी का 4। अभी पूरा मार्केट फोर्सेस है, जिस बैंक को जो ब्याज रखना है वो बैंक रख सकता है। पहले ये आज़ादी नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे आज़ादी देना शुरू कर दिया, और नाउ कमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड उनको ब्याज दर कितना रखना है। होम लोन तुम देखोगे तो अभी 6.8, 6.7, 6.9 ऐसे चल रहा है। उस समय तो नहीं,
5-6 साल पहले 12 टक्का था, अभी देखो कैसे रेट्स गिर गया। मार्केट संभलने के बाद वापस रेट्स बढ़ेगा। सो इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट का काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी कमर्शियल बैंक्स को दे दिया गया। दूसरा, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक अच्छी बात हुआ कि जब इंडस्ट्री किसी को खोलना रहता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, लाइसेंस लो, और ये लाइसेंस मिलने को 1 से 2 साल लगता था। फिर प्रोडक्शन शुरू करो, लेकिन प्रोडक्शन में भी लिमिट था कि तुम साल में इतने ही 100 टन 150 टन ही बना सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। ये सब गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अभी जितना लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इफ़ अदर देन सिगरेट्स और गिने चुने कंपनीज को ही फोर्स किया गया, बाकी जगह पे फोर्स नहीं किया गया। आज के तारीख में कोई भी ऐसा कायदा नहीं है कि तुम प्रोडक्शन इतना ही कर सकते हो, ठीक है ना। लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। हाँ, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो बात मानते हैं, लेकिन तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रोडक्शन अपने हिसाब से करो, जितना बेचना है बेचो। हाँ, शक्कर के कंपनीज को एक्सपोर्ट में क्वांटिटी लाइसेंस मिलता है कि तुम साल में बनाओ जितना, लेकिन एक्सपोर्ट एक हद तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो देश में कमी हो जाएगी शक्कर की। बाकी प्रोडक्शन में कोई सर्किट नहीं है, कितना भी बनाओ। तीसरा, एमआरटीपी एक्ट। अभी कैसे गवर्नमेंट ने किया था, 100 करोड़ के ऊपर वाली जो भी संपत्ति वाले कंपनीज है, सबको एमआरटीपी का के दायरे में लेकर आए थे, और उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। मतलब वो लोग नया डिसीजन भी ले नहीं सकते इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एमआरटीपी के अंदर आते हैं। ये एक्ट बोलते ना, बांधने वाला था, आजाद करने वाला नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक्ट को ही बंद कर दिया। इसमें फायदे भी थे। यदि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को रोक रहा है धंधा करने के लिए, तो ये एक्ट बहुत अच्छा था। ये एक्ट फिर बताता था कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कि तुम सामने वाले को धंधा करने से रोक रहे हो, तो एमआरटीपी उस लेवल पे अच्छा था। लेकिन 100 करोड़ के ऊपर तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो तुमको एमआरटीपी से परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब 1-2 साल चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस बहुत कठिन था। अभी ये सब नहीं रहा, अभी बहुत आसान हो गया है। रिफॉर्म्स इन फेरा। अभी फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते थे। क्यों थे? क्योंकि फेरा को रिप्लेस कर दिया फेमा ने। अब ये होता क्या है फेरा और फेमा? अब जैसे तुम यहाँ से दुबई गए, ठीक है, घूमने, तो तुम अनलिमिटेड पैसा नहीं ले जा सकते, एक लिमिट तक ले जा सकते हो। आई थिंक इट इज 20 lakhs। और तुम जब आओगे वहाँ से कुछ गोल्ड लेके, तो हाउसवाइफ को आई थिंक 1 लाख तक माफ है, और मेल को 50,000 रुपये तक गोल्ड लेकर आया तो चलता है, माफ है। तो ये सब कायदे थे, उसके ऊपर तुमको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जिसको आज फेरा को रिप्लेस कर दिया हुआ है फेमा, कि तुमको अमेरिका के शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो तुम लगा सकते हो। आई थिंक लिमिट फेमा ने 50 लाख का दिया है। सो ऐसे अलग अलग फेमा रेस्ट्रिक्शन करता है। कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस इसके तहत अरेस्ट भी हुए हैं। हालांकि फेरा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, उसमें अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। फेमा ने अरेस्ट का बहुत सारे चीजें हटा दिए, अनलेस किसी ने डेलिबरेटली। अभी हार्दिक पांड्या पर घड़ी का इल्जाम लगा था, याद है तुमको? यस और नो? यस सर। तो ये सब फेमा के तहत ही आता है, कि तुम आते हो डिक्लेरेशन, जब तुम एयरपोर्ट फॉरेन से जब आते हो ना, एक ग्रीन चैनल होता है, एक रेड चैनल होता है। ग्रीन चैनल मतलब तुमको कोई टैक्स भरना नहीं है, तो तुम ग्रीन चैनल से निकल जाओ। रेड चैनल मतलब तुमको बोलना है कि हाँ भाई, मेरा कुछ चीज़ों पर टैक्स लगेगा। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या ने गलती ये की थी, मेरे को पर्सनली लगता है कि वो ग्रीन चैनल से बिना टैक्स भरे निकल रहा था। और ग्रीन चैनल के बाहर कस्टम्स के लोग रहते हैं, उनकी निगाहें रहती है, तो उसने देख के पकड़ लिया होगा, चेक किया होगा। वो लोग अपने हिसाब से चेक करते हैं। मैं भी 1-2 बार ग्रीन चैनल से निकला, कुछ था नहीं, चेक नहीं किया, मेरा था भी नहीं, और मैं निकल गया। तो वो लोग देखते हैं बैग ज्यादा हैवी है तो तुरंत पकड़ लेते हैं। वो लोग पकड़ लेते हैं, मतलब बोलते हैं भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, दिखाने के लिए दिखाओ। तो ऐसा भी होता है, करेक्ट। सो फेमा काफ़ी
लेस स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू फेरा, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है फेमा, ठीक है ना। और इसमें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट, एग्जिम पॉलिसी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जो करीबन आगे के 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। सो फेमा फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करता है। तुम अनलिमिटेड बाहर शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग सुविधाएं और बेनिफिट दिए जाते हैं। ये सब फेमा, फिर एग्जिम पॉलिसी, ये सब गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स है, ये सब इसमें काम करते हैं साथ में। इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कैसे था कि अपना देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें फॉरेनर्स आसानी से आ नहीं सकते थे, लेकिन अभी कैसे गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स को भी अलाउड किया। रेल, रोड, पावर प्रोजेक्ट्स, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का जो खर्चा है करीबन 1.25 लाख करोड़ है, ये पूरा का पूरा जापान उठा रहा है। और आई थिंक ब्याज दर भी नहीं है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% होगा। सो पहले इंडियन जो है, बाहर के लोग को रोड, रेल, पावर प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं होने देते थे। अभी सब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउड किया, क्योंकि वो लोग हजारों करोड़ लेकर आते हैं इंडिया में, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं इंडिया को, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है। सो रेल, रोड, पावर के प्रोजेक्ट्स अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले जो दिन में 50-60 किलोमीटर के रोड बनते थे, आज तो टेक्नोलॉजी यूज करके 150-150 किलोमीटर के रोड बनाए जा सकते हैं। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी इंडिया अभी यूज कर रहा है। एनकरेजमेंट इन फॉरेन टेक्नोलॉजी, अभी कैसे होता है कि ये जो तुमने 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स देखे हैं, जो एक्सपोर्ट के टाइम में ट्रक्स में जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स देखे हैं, ट्रक के पीछे लादे जाते कंटेनर्स रहते हैं। इंडिया, जोक की बात है, इंडिया कंटेनर बनाता ही नहीं है। ये सारे कंटेनर हम चाइना से खरीदते थे, 2-3 लाख रुपया एक कंटेनर का पड़ता है। तो इंडिया जैसा अभी देश इतना आगे बढ़ गया है, कंटेनर नहीं बना सकता, अपन पूरा का पूरा डिपेंड थे चाइना में। कोविड की वजह से चाइना से कंटेनर मिलना मुश्किल हो गया, तो इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि कंटेनर ही नहीं है अपने पास, तो फिर एक्सपोर्ट कैसे करें। अभी ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजी लाके धीरे धीरे अपन खुद कंटेनर बनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद में जो सेमी कंडक्टर्स है, जो मोबाइल में लगता है, कार में लगता है, ये सब ताइवान में बनता है। अब ताइवान में पिछले साल एक को कोविड केस हुआ था फैक्ट्री में, तो ताइवान वालों ने पेगाट्रॉन था क्या, फॉक्सकॉन था, चेक करना पड़ेगा, पूरा कंपनी को उन्होंने बंद कर दिया। अब बंद तो कर दिया, बट वर्ल्ड वाइड वो लोग चिप्स और सेमीकंडक्टर जो सप्लाई करते थे, तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गया, अपने ऑटोमोबाइल कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गया, क्योंकि सब डिपेंडेंट है, अपना देश बनाता नहीं है। अब जाकर गवर्नमेंट ने सब तैयारी शुरू की बनाने की, क्योंकि ताइवान में जब प्रॉब्लम हुआ था तो इंडिया की हालत खराब हो गई थी। अभी इंडिया किसी पर भी निर्भर रहना नहीं चाहता, खुद बनाना चाहता है। इसलिए फॉरेन टेक्नोलॉजी में जो टेस्ला गाड़ी है, टेस्ला वाले चाहते हैं कि वो लोग इंडिया को बने हुए कार बेचे, जबकि इंडिया चाहता है कि टेस्ला इंडिया में कार बनाए। एक तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा इंडिया में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज का भी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुम देखो, इलेक्ट्रिक आजकल टू व्हीलर्स का धूम है, पर तुमको आश्चर्य होता होगा, कुछ गाड़ी 50,000 की है, कुछ एथर जैसी गाड़ी 1,00,000 1,50,000 की है। सुना है ओला 1 लाख की गाड़ी है, सुना है तुमने? हाँ सर। ये इतना क्यों फर्क है दाम में? क्योंकि चाइना के बैटरीज थर्ड क्लास रहते हैं, तो जो 50,000 में गाड़ियां बेचते हैं, अब मेरी स्टूडेंट है, थोड़ा एक आध साल इस्तेमाल किया तो बैटरी खराब हो गया, 16,000 रुपए के बैटरी डालने पड़े। वही अमेरिका के अच्छे बैटरीज आते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल फोन्स में ले लो, 1,000 रुपए के फोन में बैटरी कैसे रहेगी, वही लो ग्रेड रहेगी। वही तुम अ, आजकल तो 120 वॉट्स वाले आ गए हैं, 65 वॉट्स वाले आ गए हैं, 20 वॉट्स 40 वॉट्स वाले चार्जर है, फास्ट चार्जिंग, डैश चार्जिंग। सो आजकल लिथियम आयन बैटरीज आ गए हैं। सो बैटरी के अलग अलग लेवल रहते हैं,
और अच्छे क्वालिटी के बैटरीज अमेरिका से आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे रहते हैं। इसलिए ये जो एथर गाड़ी और जो ओला है, सब लाख लाख रुपए के टू व्हीलर्स बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें 30-40 हजार तो बैटरी का ही होगा। और वही चाइना के बैटरी 15-16 में हजार मिलेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तो अभी धीरे धीरे इंडिया खुद ये टेक्नोलॉजी अपना के शुरू कर देगा। हालांकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी शुरू हो गए, अभी इलेक्ट्रॉनिक का ही जमाना आने वाला है। तो ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजी का जो इंडिया ने इनकरेजमेंट किया है, यही कारण से किया है कि टेक्नोलॉजी फॉरेन में रहेगा तो मजबूरन इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मोबाइल ले लो, इंडिया में एक मोबाइल बनता नहीं था 2014 से पहले। मतलब हम लोग वीवो, ओप्पो, वन प्लस सब इंपोर्ट करते थे, और सब कहाँ से इंपोर्ट करते थे? चाइना से। बिल कितना आता था अपने को? चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया, 5 लाख करोड़ का आता था। अभी अपन सारे के सारे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, है ना, तो ये सारे इंडिया में बन रहे हैं अभी। और इसमें सबसे बड़े कंपनीज है फॉक्सकॉन, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। वो आईफोन बनाता है, लेकिन कंपनी है फॉक्सकॉन, थप्पा लगता है आईफोन का। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, ये सब बड़े बड़े साउथ कोरियन कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में प्लांट डाले हैं। सो आजकल मोबाइल इंडिया में ही बना रहे हैं। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी सब लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट निकलता है। फिर से भी तुमने स्कैम 92 का प्रोग्राम देखा था सोनी लिव पे? 10 सीरीज का एपिसोड था। हाँ सर, देखा तो था। उसमें हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था, उसके वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड किया था, कुछ बैंक्स बंद हो गए थे, करोड़ों रुपए का लोगों को घाटा हुआ था। तभी शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाले एक संस्था को कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू बोलते थे। गवर्नमेंट ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू को बंद कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हुआ था। और उसकी जगह पे सेबी लेकर आया था गवर्नमेंट ने। तो सेबी एक्ट 1992 बोलते हैं, और आज भी सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। आज भी कोई भी ब्रोकर लो, अब ये ब्रोकर इन्वेस्टर सब 12th में है, एसपी में। तो पहले क्या होता था, कोई भी मस्ती करता था तुम्हारे नाम पे, मेरे फादर के नाम के अकाउंट में कोई भी ब्रोकर ने बेच दिया, ऐसे होता था। आज किसी ब्रोकर ने बेचा और अपन ने सेबी को कंप्लेंट किया तो उसको करोड़ों रुपए का फाइन बैठेगा। इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है सेबी ने। तो आजकल फ्रॉड नहीं होते, क्योंकि तुमने शेयर्स बेचा तो तुमको पहले एसएमएस आता है, तुमको ईमेल आता है ब्रोकर की तरफ से, तुमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आता है, तुमको पैन कार्ड में किसी तरफ से आता है, तुमको सीडीएसएल की तरफ से आता है। 3-4 जगह से मैसेज, 3-4 जगह से ईमेल तो आते ही आते हैं। तो इतना आसान नहीं रहा स्कैम करना अभी, क्योंकि सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कायदे बहुत सख्त कर दिए। तो ये देखा जाए तो लिबरलाइजेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए थे लिबरलाइजेशन के, उसके 7 पॉइंट्स थे। एग्जाम में यदि पूछा तो क्या करोगे? ये 3 ड्रॉ करोगे, मीनिंग लिखोगे, ठीक है ना, और फिर बी मेजर्स लिखोगे, 1 2 3 4 विद एग्जाम्पल जो मैंने दिए लिखोगे। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेक्चर और या वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।